हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकेंड पार्ट्स ऑफ एसेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने 17 क्वेश्चंस देखे थे, अब आगे बढ़ते 18 ऑनवर्ड्स। अब ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो पेंडुलम के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के लिए रीड करता हूँ। ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, द टाइम पीरियड इज। तो आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा है और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो बीटा है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन AIPMT में 2015 में पूछा गया था। तो मैं इससे आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आपको क्या दिया है बच्चों लोग, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया है, बीटा, सॉरी मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो बीटा दिया है। दिस ऑल आर गिवन, ये दिया है। और आपको पूछा है टाइम पीरियड क्या होगा। तो वी नो, अपने को पता है बच्चा लोग, एक्सेलरेशन जो होता है, मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ई। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को दिया अल्फा है तो अल्फा विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, विल बिकम इक्वेशन 1। सही है। नाउ मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कैसे निकाली जाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है ओमेगा इंटू ए होता है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है बीटा, तो बीटा विल बी ओमेगा इंटू ए। तो ये दो रिलेशन आपके सामने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को मैं इस तरीके से अरेंज करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ए क्या होगा, अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर होगा। ए चाहिए ना इक्वेशन 1 से, तो ये ओमेगा स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, यहां से अगर मेरे को ए चाहिए तो क्या होगा, ओमेगा उधर जाएगा, तो ए विल बी बीटा अपॉन ओमेगा। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा अपॉन ओमेगा, एक कट जाएगा। तो यहां से मेरे को ओमेगा चाहिए तो ऊपर जाएगा और बीटा इधर आएगा, ओमेगा विल बी अल्फा अपॉन बीटा। बट ओमेगा जो होता है वो 2 पाई अपॉन टी होता है, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। ओमेगा के बदले डाल दिया, ये एवरेज। तो यहां से मुझे टी चाहिए, ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सो इट विल बी 2 बीटा अपॉन अल्फा। सही है, देख लो कौन सा ऑप्शन है 2 बीटा अपॉन अल्फा, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर राइट ऑप्शन। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या हुआ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, जिसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो आपको दिया गया है अल्फा और मैक्सिमम वेलोसिटी दिया गया है बीटा। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा ये पूछा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा गिवन है, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा गिवन है। तो अपने को पता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे दिया जाता है, ओमेगा स्क्वायर ए से दिया जाता है, मतलब अल्फा जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। और मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे दिया जाता है, ओमेगा इंटू ए दिया जाता है ना, तो बीटा विल बी ओमेगा इंटू ए। तो दोनों से मैं क्या करता हूँ, ए के फॉर्म में इक्वेशन निकालता हूँ और इक्वेट करता हूँ। सही है, तो मुझे ओमेगा मिलता है अल्फा बाय बीटा, बट मुझे पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ और इस तरीके से मेरे को क्या मिल जाता है, टी मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सिंपल। ठीक है, बस कैलकुलेशन पे ए कैसे एलिमिनेट करना ये समझना है आपको। नाउ ये AIPMT में 2015 में पूछा गया था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन अ बॉडी ऑसिलेट्स simple harmonically with a period of 2 seconds. After what time will its kinetic energy be 75% of the total energy? ये बोला गया है बॉडी कहां से चालू कर रहा है, ओरिजिन से चालू कर रहा है।
ठीक है, और ये ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। फिर किस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना 75% ऑफ टोटल एनर्जी होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो 2-3 चीजों पे ध्यान देना इस क्वेश्चन में। और सबसे पहली चीज, क्वेश्चन पूछा कब गया है, AIEEE 2006 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19। देखो सबसे पहले बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये दिया हुआ है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब इससे मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं ना वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी v जो होता है वो dx बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो a कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा लोग, cos ओमेगा टी ना, dx बाई dt मतलब इसका डेरिवेटिव। तो a कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos, कंपोजिट फंक्शन इसलिए ओमेगा भी बाहर आ गया। तो ये मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी तो निकाल लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्या बोला है, आपको ऐसा टाइम निकालना है जहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है ना 75% ऑफ टोटल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी कैसे दिया जाता है, टोटल एनर्जी को हम U बोलते हैं, लेट्स से U, इट इज गिवन एज हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अच्छा, इसको मैं k के लिए m ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होता है, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m होता है। ठीक है, अच्छा ये किसका हो गया, टोटल एनर्जी का इक्वेशन हो गया। नाउ हम किसकी बात करेंगे अभी, अब ये जो टोटल एनर्जी का इक्वेशन है, टोटल एनर्जी में क्या होता है, x जो होता है मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, हाफ k a स्क्वायर या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ काइनेटिक एनर्जी, क्या बोला गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉर्मली दिया जाता है हाफ mv स्क्वायर, ये अपने को पता है। मास एज इट इज, वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करूं मैं तो इट विल बी a ओमेगा cos ओमेगा t का स्क्वायर। तो ये बनेगा m इंस्टेड ऑफ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। सही है, इसको अगर मैं सही से फ्रेम करूं तो ये होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इज 75% ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ये है मेरे पास, तो क्या बन जाएगा, दिस इज गिवन। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t is equal to 75% means 75 divided by 100 into u. What is u? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा मैं ये काट सकता हूं सीधा सीधा, सही है। अब बचा क्या यहाँ पे, cos स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 75/100। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos ओमेगा t विल बी रूट 75/100। सही है, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं 25 3 जा 25 4 जा, लिख सकते हैं ना। और यही क्या हो जाएगा, रूट 3/2। तो मुझे पता है ओमेगा टी क्या हो जाएगा, फिर कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स रूट 3/2। रूट 3/2 कॉस किसके लिए होता है, साइन 60 रूट 3/2 होता है, तो कॉस 30 रूट 3/2 होता है। कॉस 30 इज π/6। तो अब मैं क्या करूंगा, ओमेगा टी मिल चुका है π/6, तो मुझे पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/t इंटू टी विच इज π/6। तो पाई कट जाएगा, तो बचा क्या 2t/t इज इक्वल टू 1/6। ये t ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, तो इट विल बी छोटा t विल बी कैपिटल D डिवाइड बाय 12 सेकेंड। सो नाउ बट क्वेश्चन में टाइम पीरियड आपको दे दिया है 2 सेकेंड, सो t विल बिकम 2/12 विच इज 1/6 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है AIEEE
6 में पूछा गया था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन बोला है, तो क्योंकि बॉडी ओरिजिन से चालू हो रहा है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है। डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से हमने क्या किया, वेलोसिटी निकाला। अच्छा, क्यों निकाला वेलोसिटी? क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलेशन चाहिए, और मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने वेलोसिटी निकाली। टोटल एनर्जी अपने को पता है, U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, लेकिन k क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर। अगर मैक्सिमम अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो x क्या होता है, a होता है, सही है ना। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। इंस्टेड ऑफ v आई विल राइट दिस वैल्यूज, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी। नाउ मुझे बोला गया क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ये है पूरा इक्वेशन, 75% मतलब 75 डिवाइड बाय 100, और टोटल एनर्जी जो है वो ये है, तो डाल दिया, ये सब कट गया, सिंप्लीफाई किया, ओमेगा टी मिला, टी मिला, और फिर टोटल टाइम पीरियड आपको 2 सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। 20 की अगर हम बात करते हैं तो 20 एक तरीके से रिपीट हुआ क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से हमने फर्स्ट पार्ट में भी इस तरीके का क्वेश्चन देखा था। तो देखो ऊपर रीड करता हूं। अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी टीई, काइनेटिक एनर्जी केई एंड टोटल एनर्जी टीई आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये क्वेश्चन है। तो ये हमने मेरे ख्याल से पिछले टाइम भी देखा था। क्वेश्चन नंबर ये है 20। इसके लिए हमने ये देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और एट मीन पोजीशन दैट इज एट x इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ के ए स्क्वायर होता है विच इज मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है एट मीन पोजीशन दैट इज एट x इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर बोले तो 0 दैट इज मिनिमम होता है। तो ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने पार्ट 1 में भी देखा था। ठीक है, बस ऑप्शन फ्रेमिंग अलग है। तो क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज 0, विच इज नथिंग बट ये ऑप्शन नंबर सी, आई मीन टू से सेकंड ऑप्शन सही है। देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 भी जो है एनर्जी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 मैं रीड करता हूं आप लोगों के लिए। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमको पता है, टोटल एनर्जी जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, सही है। Now the question is total energy of a particle executing simple harmonic motion कैसे वैरी होता है x के साथ। तो you should always understand, यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल एनर्जी का इक्वेशन निकालने लगते हैं k और x के साथ। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि x स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, बट ऐसा नहीं है। अगर x स्क्वायर बढ़ेगा तो k घटेगा। टोटल एनर्जी आपको हमेशा याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव। टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती है, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये एक्स के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, सो विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो वी विल से दैट
total energy is independent of x because it is always constant. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था, ये AIEEE 2004 में पूछा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। रीड करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 22। द इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज d²y/dt² plus ky is equal to 0 where k is positive constant. The time period of the motion is given by, ये भी AIEEE 2005 का क्वेश्चन है। यहां पे आपको एक इक्वेशन दिया है पार्टिकल का, क्वेश्चन नंबर 22 वी आर टॉकिंग अबाउट। इक्वेशन है d²y/dt² is equal to plus ky is equal to 0 where k is a constant value. Now you should understand y is displacement. तो डिस्प्लेसमेंट का जब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अल्टीमेटली दिस रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। तो ये a प्लस के ओमेगा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो a इज इक्वल टू माइनस के वाई हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो। बट हमको पता है a जो होता है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है अगर x डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में y दिया है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मुझे क्या पता चल रहा है, a है y है, तो मुझे पता चल रहा है ओमेगा स्क्वायर इज k। तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा इज रूट k। बट ये भी मुझे पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है। तो क्या हो जाएगा, है ना, आप देख लो क्वेश्चन में क्या बोला, टाइम पीरियड बोला, इसलिए टी के फॉर्म में मैं लेके आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, 2π/t इज इक्वल टू रूट k। मुझे t चाहिए, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो t विल बी 2π/रूट k। सो दिस वाज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो कहां दिख रहा है आपको, इट इज अगेन ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, इक्वेशन दिया था, आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है x है, x इज डिस्प्लेसमेंट, सही है। इसको अगर हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं तो dx/dt होता है। अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो dv/dt होता है ना। लेकिन इसी को हम और कैसे निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू d/dt इंस्टेड ऑफ v dx/dt। तो ये क्या हो जाएगा, d²x/dt²। तो यही मैंने यूज किया है कि एक्सेलरेशन है और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। बाकी सब सिंपल है, कंपैरिजन करने के बाद कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में एक्सेलरेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है d²x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये जो है ना, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। देखो मैं रीड करता हूं। अ पार्टिकल मूव्स विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन in a first t second after starting from rest it travels a distance a, and in the next t second it travels 2a in the same direction. Then एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के फॉर्म में इक्वेशन दी है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो है ना क्वेश्चन JEE मेन 2014 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को समझ लो। लेट क्वेश्चन नंबर 24 है ये, राइट, 23। लेट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t से दे रहे, साइन से भी दे सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब मुझे पता है x cos बोला तो कहां से चालू होगा,
कॉस मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो पार्टिकल जो एक्सट्रीम पोजीशन से चालू होगा कॉस फंक्शन है, तो अब एक्सट्रीम पोजीशन से जब वो आगे बढ़ेगा एज जैसे जैसे टाइम जाएगा तो उसका वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीक से क्या आएगा, नीचे ही आएगा, है ना। तो ये पीक डिस्प्लेसमेंट ए है, तो इसके आगे क्या होने वाला है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे ही होने वाला है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t is given by a minus a cos ओमेगा t। इसको समझो, ये आपका जो इक्वेशन है ना, ये है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अब ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू a है, इसके बाद क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे ही आ रहा है, इसका मतलब ये तो नेगेटिव है, नीचे ही जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम t में कैसा दिया जाता है, a माइनस a cos ओमेगा t। नाउ हम इसको दो अलग अलग टाइम में निकालेंगे। इन टाइम टाउ, पहले जब टाइम टाउ था तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, a माइनस a cos टाउ हो जाएगा, t के बदले टाउ हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको बोला गया है a हुआ है। इन टाइम नेक्स्ट टाउ में, नेक्स्ट सेकेंड में, तो टाउ प्लस टाउ 2 टाउ हो जाएगा। तो उस वक्त टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 हो गया। कैसे हुआ, ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। देखो ये जो है ये a है और ये जो है ये 2 है, ये पहले टाउ में हो और ये दूसरे टाउ में। तो फर्स्ट टाउ दैट इज फर्स्ट टाइम t, एम्पलीट्यूड कितना का हुआ, डिस्प्लेसमेंट a, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कितना हुआ, 2 है। तो अगर मैं पूरा गिन रहा हूं तो 2t में कितना हुआ, 3, तो 2t में 3, ठीक है। इनको मैं इक्वेशन मार्क कर देता हूं 1 और 2। अब हम इन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, अच्छा a कॉमन ले लो इसमें, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टाउ और नीचे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टाउ विच इज a बाई 3। तो यहां से a कटेगा, यहां से भी a कटेगा, तो क्या मिला मुझे, 1 माइनस कॉस ओमेगा टाउ अपॉन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टाउ इज इक्वल टू 1 बाय 3, ठीक है। नाउ लेट कॉस ओमेगा टाउ बी x, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इसको x बोलता हूं। तो जो कॉस स्क्वायर होगा वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर जो हो जाएगा वो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अब यहां पे इस इक्वेशन को मैं नीचे लाता हूं, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी एज इट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कैन इट बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 3। ये रिलेशन को समझो, क्या किया है मैंने हियर, cos 2 थीटा जो होता है ना वो होता है, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है दैट कुड बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन यूज किया है मैंने, ठीक है। अब एक और चीज आप समझो, जब आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही इक्वेशन अब क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के बदले x, ये 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बदले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या है 1 बाय 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये पार्ट, ध्यान देना। दो एम्पलीट्यूड तो हमारा इक्वेशन निकल गया डिस्प्लेसमेंट का, हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे, यहां से हमने क्या बोला, लेट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स, तो ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। वी नो द रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन अपने को पता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन हम फॉलो कर रहे हैं।
दैट इज नथिंग बट दिस। ठीक है, और फिर एक बार cos स्क्वायर थीटा पता है तो मुझे ये भी पता है sin स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो मतलब बेसिकली अगर ये पार्ट देखोगे ना तो प्योर मैनिपुलेशन है, मैथमेटिक्स है, ताकि टर्म्स क्या हो जाए, सिंप्लीफाइड हो जाए। अब यहाँ पे इतना आने के बाद हम लोग इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं, 1 माइनस एक्स एज इट इज 2। अच्छा, कैन इट बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी ए प्लस बी 1/3। ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 1 प्लस एक्स विच इज 1/3। ये 3 ऊपर जाएगा बच्चा लोग और ये 2 1 प्लस एक्स इधर जाएगा तो 3 एज इट इज 2 प्लस 2x हो जाएगा। मुझे 2x चाहिए तो ये उधर जाएगा 1 हो जाएगा, x विल बी 1/2। ठीक है, लेकिन x अपना क्या था, x जो था cos ओमेगा टाउ था, तो cos ओमेगा टाउ इज 1/2, तो ओमेगा टाउ क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम लोग, ओमेगा टाउ इज इक्वल टू cos इनवर्स हाफ। तो cos हाफ किसके लिए होता है बच्चा लोग, cos 60 के लिए हाफ होता है, तो 60 बोले तो कैसा π/3। तो मुझे ये पता है ना ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है π/3, तो पाई कट जाएगा। मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो ये t उधर जाएगा और ये 2 इधर जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 टाउ इज इक्वल टू t। तो टाइम पीरियड आई गॉट एज 6 टाउ। तो देख लो, फिर से मैं रिपीट करता हूं पूरे क्वेश्चन को। लेट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज गिवन बाय a माइनस a cos ओमेगा t। अब ये cos फंक्शन है, क्यों ऐसा दिया गया a माइनस a cos ओमेगा t, क्योंकि मैंने cos फंक्शन लिया तो cos फंक्शन का वेव फॉर्म ये है। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो जैसे जैसे आगे जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम ही होगा, इसलिए नेगेटिव साइन। ठीक है, अब बोला गया टाइम t में कितना डिस्प्लेसमेंट है a, तो ये डिस्प्लेसमेंट a है। लेकिन यहाँ पे देखो a टाइम t में, अगर मैं दूसरे टाइम की बात करता हूं तो कितना दिया है 2 है, तो टोटल अगर टाइम लू तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3 होगा। सो 2t में डिस्प्लेसमेंट कितना है 3। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। a कट जाएगा, यहां से भी a कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनिपुलेट करना है। हमने बोला सिंप्लीफिकेशन के लिए cos ओमेगा टाउ इज इक्वल टू x, तो cos स्क्वायर ओमेगा टाउ क्या होएगा x स्क्वायर होएगा। अच्छा, ये 1 माइनस cos ओमेगा टाउ एज इट इज, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टाउ बोला तो क्या होता है, वी नो द रिलेशन 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये लिख दिया। फिर sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, और cos स्क्वायर थीटा क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसलिए 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये सब मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके x निकाल लिया, बट मुझे पता x क्या था, x जो था वो cos ओमेगा टाउ था, तो x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, नेक्स्ट आगे की अगर मैं बात करूं, ये तो मुझे मिल गया। अब ओमेगा टाउ इज इक्वल टू cos उधर जाएगा, cos इनवर्स हाफ। cos इनवर्स हाफ किसके लिए होता है, cos 60 हाफ होता है। cos 60 मतलब क्या, π/3, तो ये π/3 हो गया। ठीक है, ओमेगा टाउ, ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, ये टाउ एज इट इज, पाई कट जाएगा एंड यू विल गेट t टाइम पीरियड एज 6 टाउ। तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं। सबसे पहले चीज तो आपको ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसे दिया जाता है। सेकंड, मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसको हम लोग है ना डिफिकल्ट लेवल में कैटेगराइज करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे लोग JEE 2014 में आया था मेंस में, देख लो इसको। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। Now we will move on with question number 24. Next is question number 24. तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 ऊपर है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज। एसएचएम है पार्टिकल, फिर क्या बोला गया, उसका एम्पलीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर है और स्पीड कितनी है उसकी 30, मैक्सिमम स्पीड 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन AI EEE 2006 में पूछा गया है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। एम्पलीट्यूड ए कितना दिया, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। देन मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी पूछा है। नाउ मुझे पता है वी मैक्स जो होता है मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए होता है, ठीक है। तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, ओमेगा जो होता है वो 2πn होता है। तो मुझे जो फ्रीक्वेंसी चाहिए n, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी वी मैक्स अपॉन 2π इंटू ए। वी मैक्स है 31.4, 2 इंटू पाई है 3.14, एम्पलीट्यूड है 5। तब थोड़ा ध्यान दो, 1 द 10 द 1 द 5 द 5 5, तो अल्टीमेटली इट इज 1 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कट के कितने आ रही है, 1 हर्ट्ज। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। एम्पलीट्यूड दिया था, मैक्सिमम वेलोसिटी दिया था, फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। A particle executes simple harmonic motion with an amplitude A. The period of oscillation is T. The time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position is. देख लो क्वेश्चन ऊपर है, ये 2007 में पूछा गया था एम्स में, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। लेट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो आपको बोला गया है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हो रहा है, हियर x is given as half of the amplitude. At that time, what is the time? ये पूछा गया। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x is equal to a/2 हो जाएगा। This will be a, this is sin omega t। तो ये कट जाएगा, तो 1/2 is equal to sin omega t you will get, ठीक है। और फिर क्या होएगा, साइन यहां पे आ जाएगा, साइन इनवर्स विल बी 1/2। तो किसके लिए 1/2 होता है साइन इनवर्स, साइन 30 इज हाफ। हाउ वी गिव साइन 30, साइन 30 दिया जाता है बच्चा लोग π/6, ठीक है। 30 इज π/6। नाउ ओमेगा फिर से मुझे पता है क्या है, 2π/t है विच इज π/6। तो ये टी फिर से कट जाएगा, मुझे छोटा टी चाहिए, तो बड़ा टी ऊपर जाएगा, ये 2 6 12 होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 25 नंबर का, देख लो अच्छे से समझ लो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, ठीक है, कैपिटल टी। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है। यहाँ पे बोला गया है कितना पार्टिकल को डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड a है तो उसका हाफ बोला तो a/2, तो इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो मैंने ये a डाल दिया, x की जगह पे a/2, सिंप्लीफाई किया, ओमेगा टी मिल गया, ओमेगा कुड बी रिटन एज 2π/t एंड वी गेट t। तो दिस इज विच ऑप्शन बच्चा लोग, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 ऊपर है बोर्ड पे। अ वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन having displacement along y direction as 1 meter, wavelength 2π meter and frequency of 1π hertz is represented by।
एक वेव दिया है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, वेव ट्रैवल्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो इसका फेज डिफरेंस क्या होगा? देखो फेज डिफरेंस विल बी नेगेटिव। ये पहले समझ के चलो। इसका इक्वेशन कैसे दिया जाएगा? इन जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is given by y is equal to a sin kx माइनस ओमेगा टी। ये जनरल फॉर्म है। अब यहां पे हमको क्या क्या पता है वो देखते हैं। हियर displacement in y direction, that is a is given as 1 मीटर। ये दिया हुआ है, ठीक है। k कैसे निकाला जाता है? k निकाला जाता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो ये क्या होगा? 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज ऑल्सो गिवन सिंस वेवलेंथ लैम्बडा इज अगेन 2 पाई मीटर गिवन। तो k क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बचा क्या? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई n होता है। हियर फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई हर्ट्ज, ये भी गिवन है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 1 बाय पाई, पाई पाई कट जाएगा, ओमेगा विल बी 2 रेडियन पर सेकेंड। तो सारी चीजें मिल चुकी है। मैं डाल दूं यहाँ पे y इज इक्वल टू a की जगह पे 1 साइन k इज अगेन 1 इंटू एक्स माइनस ओमेगा इज 2t। तो इसको मैं अगर सही से देखूं तो क्या हो जाएगा? साइन x माइनस 2t। ठीक है, तो ये मेरा सही आंसर है। याद रखना वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बोला इसलिए फेज डिफरेंस नेगेटिव। अगर बोलते हैं वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या देखता मैं? पॉजिटिव देखता। ठीक है, तो प्लीज सी दैट कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है बच्चों लोग, ये नीट 2013 में पूछा गया था। नीट 2013 बहुत सिंपल है, जनरल फॉर्म याद रखने का। ठीक है, जो जो दिया है उससे रिमेनिंग वैल्यूज निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है AIEEE 2012 में पूछा गया था। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको पहले मैं रीड करता हूं। देखो ऊपर, इफ अ सिंपल पेंडुलम हैज अ सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड up to a factor of 1 by e of original only in the period between t is equal to 0 second to t is equal to tau second, then tau may be called as average life of the pendulum. When the spherical bob of the pendulum suffers a retardation due to the viscous drag proportional to its velocity with b as the constant of proportionality, the average lifetime of the pendulum is, assuming damping is small। ठीक है, ये AIEEE का 2012 का क्वेश्चन है। देखो इसको पहले सबसे पहले तो समझ लो कि पेंडुलम है। पेंडुलम घूमता है तो उसका ऑसिलेशन होता है। तो उसका ऑसिलेशन किसके बीच में बोला है? 0 से लेके टाउ सेकंड के बीच में बोला है। तो टाउ सेकंड को हम लोग अपन क्या कर सकते हैं? एवरेज लाइफ टाइम बोला गया उसमें। अब बोला गया कि इसके अंदर जो बॉब जो है, बॉब की जो वेलोसिटी है, बॉब का जो मूवमेंट है वो ड्रॉप हो जाता है। क्यों ड्रॉप हो जाता है? क्योंकि ये पेंडुलम को हम लोग मान लो कि एक विस्कस फ्लूइड में इमर्स कर रहे हैं।
एक गाढ़े से लिक्विड में डाल रहे हैं, तो बॉब का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो ये रिटार्डेशन कितना होएगा, ये रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी को, ठीक है, और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो छोटा b दिया गया है। अब यहाँ पे क्योंकि वाइब्रेशन जो ऑसिलेशन से कम हो रहे तो डैम्पिंग आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि एज्यूमिंग डैम्पिंग इज नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल, तो डैम्पिंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे। डैम्पिंग इज बेसिकली यूज्ड टू रिड्यूस दी ऑसिलेशंस, ठीक है। अब डैम्पिंग को हटा दो तो एवरेज लाइफ टाइम क्या है ये पूछा गया। तो अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने के लिए हम यहां से बढ़ेंगे, जो दिया हुआ है रिटार्डेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये दिया हुआ है। फिर इसी में रिटार्डेशन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो बी आएगा, क्योंकि ये भी दिया हुआ है, बी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नाउ रिटार्डेशन फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है मास इनटू रिटार्डेशन होता है, तो एम बी वी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप एक चीज समझो, ये आपका पेंडुलम का मास नीचे mg जा रहा था, ये वेलोसिटी, ये बॉब था ना, उसका ये वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी, और यहाँ पे जो है आपका रिटार्डिंग फोर्स है, दैट इज एमबीवी। ये अगर थीटा है तो आप समझो ये भी एंगल क्या होएगा, थीटा होएगा। तो ये mg को अगर मैं इस डायरेक्शन में डिवाइड करूं, स्प्लिट करूं, तो कैसे स्प्लिट करूंगा, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। हमने पढ़ा है जब रिजॉल्व करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जहां पे थीटा होता है वहां पे क्या आता है, कॉस आता है, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। तो अब नेट टॉर्क डेवलप ड्यू टू दिस इज गिवन बाय, वो कैसे दिया जाएगा, टॉर्क है, टॉर्क कैसे दिया जाता है, फोर्सेस, ये है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है बच्चा लोग, वो टॉर्क होता है। तो ये फोर्स इस तरफ नेगेटिव, उस तरफ पॉजिटिव, अलोंग दिस डायरेक्शन हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। तो फोर्स इस तरफ जा रही है तो mg sin थीटा नेगेटिव, लेकिन ये फोर्स है, हम टॉर्क की बात कर रहे हैं। टॉर्क जो होता है ना, फोर्स इनटू लेंथ होता है, तो लेंथ अब कुछ ना कुछ रहेगा इसका, तो मैं बोलता हूं लेट्स से l, और ये उधर जा रहा है तो पॉजिटिव एमबीवी, ये भी क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है, तो टॉर्क के लिए फोर्स इनटू लेंथ। अब ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क दिया जाता है I इंटू अल्फा, वेर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये होता है ml स्क्वायर, और अल्फा जो है एक्सेलरेशन है जो दिया जाता है d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर। तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर, I के बदले ml स्क्वायर, अल्फा के बदले d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर, हियर माइनस mg sin थीटा इंटू l प्लस mbv l। अब मैं थ्रू आउट ml स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय ml स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर माइनस, देखो ml कट जाएगा लेकिन l स्क्वायर है तो g बाय l साइन थीटा बचेगा, ml कट जाएगा तो v बाय v एक l बचेगा, क्योंकि l स्क्वायर से डिवाइड करेगा। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां पे बोला गया डैम्पिंग कंसीडर नहीं करने का, तो सॉल्यूशन टू अबव डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट डैम्पिंग इज गिवन बाय, अभी आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों लोग इक्वेशन, ये थ्योरी में मिलेगा आपको, इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू, थीटा के फॉर्म में इसलिए थीटा, थीटा नॉट ई रेज टू माइनस बी टी बाय 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हुआ, ये जो है ये टर्म मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये हुआ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज थीटा नॉट ई रेज टू माइनस बी टी बाय, बट
आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन में बोला गया है एम्पलीट्यूड इज ड्रॉप टू 1/e टाइम्स, एम्पलीट्यूड ड्रॉप टू 1/e, देयरफॉर जो ये थीटा है थीटा नॉट बाई ई हो जाएगा, विच इज नथिंग बट थीटा नॉट के बदले ये डाल दूंगा मैं, ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो ई टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, तो ये ई टाइम रिड्यूस कर दिया, तो ये सब एज इट इज। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये जो है ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, या एंगुलर एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला एंगुलर एम्पलीट्यूड ड्रॉप्स टू 1/e टाइम्स, तो ये जो एम्पलीट्यूड था ये 1/e टाइम्स ड्रॉप किया, तो इसको इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं तो ये थीटा नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/e इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस b थीटा बाई 2 होगा। लेकिन जब ये 1/e टाइम्स ड्रॉप होता है तो उस वक्त टाइम पीरियड क्या होता है, टाउ होता है, एवरेज टाइम क्वेश्चन में दिया था, सही है। अब ये e ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, अब आप सिंपल देखोगे तो कट जाएगा सब, माइनस माइनस भी और ई भी सेम पावर है, तो इसलिए बी टाउ बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब यहां से मेरे को टाउ चाहिए तो 2 ऊपर जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, सो दिस इज एवरेज लाइफ स्पैन, ये एवरेज लाइफ टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में क्या है, रिटार्डेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्वेश्चन में बोला गया है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा बी, वो भी दिया गया। ये रिटार्डेशन है, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन फोर्स जो होता है कैसे दिया जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि पेंडुलम है, ये उसका बॉब है, ये घूम रहा था, मास mg है, तो वेलोसिटी अंदर की तरफ, ठीक है, और ये रिटार्डेशन फोर्स बाहर की तरफ जो उसको रोक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेट है, इसको दो पार्ट में रिजोल्व किया, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो जब ये रिटार्डेशन होएगा तो यहाँ पे क्या डेवलप होएगा, बॉब का जो रोटेशन है वो रुकेगा तो क्या डेवलप होएगा, टॉर्क डेवलप होएगा। तो टॉर्क कैसे दिया जाता है, टॉर्क दिया जाता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फोर्सेस है, इसका डिस्टेंस अगर मैं मान लूं पेंडुलम का जो लेंथ है वो l है, तो जो भी फोर्सेस है, फोर्सेस इनटू डिस्टेंस, दैट इज इस तरफ जा रहा है इसलिए नेगेटिव माइनस mg sin थीटा इनटू l, और इधर जा रहा है पॉजिटिव mbv इनटू l। ये जो टॉर्क है ना, ये टॉर्क I इंटू अल्फा होता है, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो पेंडुलम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है ml स्क्वायर, और अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जो दिया जाता है d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर। तो ये सब मैंने डाल दिया। अब मैं सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड कर रहा हूँ सब जगह ml स्क्वायर से, तो ml स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मेरे को ये ml स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, यहाँ से mg l तो है, एक और l बचेगा नीचे आ जाएगा, यहाँ से ml कट के एक और l बचेगा नीचे आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसका सॉल्यूशन जो है इस तरीके से दिया जाता है। ये डैम्पिंग पार्ट में 3 में आपको मिलेगा। अब ये जो है ना, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड है, इसका एंगुलर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है ना वो ये है। अब क्वेश्चन में बोला एम्पलीट्यूड ड्रॉप्स टू 1/e टाइम्स, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है ना ये 1/e टाइम्स ड्रॉप होना चाहिए। तो 1/e टाइम्स बोला तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट बाय ई। तो ये हमने डाल दिया, तो ये कट गया, तो 1/e, तो ये ऊपर जाएगा माइनस ई, तो ये कट के सिंप्लीफाई होके इतना आएगा। तो अब अगर ध्यान दोगे तो ये आपका ऑप्शन आपको पता चल जाएगा कौन सा है, ठीक है। तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 27 था, देख लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 ऊपर दिख रहा है आपको, रीड करता हूं मैं। A pendulum made up of a uniform wire of cross section area A has a time period capital T. When an additional mass m is added to its bob, the time period changes to Tm. If the Young's modulus of the material of the wire is capital Y, then 1/y is equal to, where g is acceleration due to gravity. ये क्वेश्चन JEE मेन 2015 में पूछा है। बच्चे लोग ये क्वेश्चन आप इस चैप्टर में पेंडुलम में पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन जो है ना आप इलास्टिसिटी में भी देखोगे सेम, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में है क्या, सबसे पहली चीज तो पेंडुलम है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28।
तो पेंडुलम है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो कैसे रहता है 2t स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k, ये तो हमने पढ़ा, ठीक है। लेकिन ये स्प्रिंग के लिए है। नॉर्मल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं तो होता है L बाय जी, ठीक है। अब आप समझो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जहां पे मास m था और लेंथ जो है ना l था। अब आपको क्या बोला गया है नेक्स्ट पार्ट में कि आपने मास बढ़ाया, पेंडुलम में मास क्या किया, बढ़ाया। ऑब्वियसली जब मास बढ़ाओगे उसके बॉब में तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ चेंज होएगी तो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज होएगा, इसलिए हम मास बढ़ाने के बाद टीएम बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, अब लेंथ चेंज होगी ना, पहले जितनी थी उतनी होगी प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल बोले तो मास ऐड करने की वजह से कितना इंक्रीज हुआ अपॉन जी, ठीक है। ये दो रिलेशन हो गए। नाउ अब अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड करूं इक्वेशन 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो ये टीएम अपॉन टी हो जाएगा, इधर 2 पाई कट जाएगा, जी जी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ एल प्लस डेल एल अपॉन एल। नाउ विल डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा टीएम बाई टी का होल स्क्वायर और इधर एल प्लस डेल एल बाय एल। अच्छा, इधर स्प्लिटिंग की डिनोमिनेटर करूं तो एल बाय एल प्लस डेल एल बाय एल, तो ये कट जाएगा 1 प्लस डेल एल बाय एल। अब आपने इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ा है, सॉलिड में इलास्टिसिटी, तो वहां से मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। फ्रॉम इलास्टिसिटी आपने पढ़ा है, वहां पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y जो होता है वो दिया जाता है mg l, है ना, अपॉन एरिया जो होता है a इंटू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल। तो अब मेरे को क्या चाहिए डेल्टा एल बाय एल चाहिए, तो ये डिवाइड में उधर जाएगा ऊपर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा नीचे हो जाएगा, तो डेल एल बाय एल अरेंज हो गया। यहाँ पे एम जी, ये ए एज इट इज और ये वाई यहाँ, तो मुझे ये मिल गया, तो इस इक्वेशन में डाल दूंगा मैं। सो आई विल से देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स Tm अपॉन टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, इसके बदले mg अपॉन ए वाई, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चा लोग, तो Tm अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू mg अपॉन ए वाई। मुझे 1 अपॉन वाई चाहिए, तो 1 अपॉन वाई छोड़ के ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन वाई विल बी Tm अपॉन टी होल स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे के साथ एरिया उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और mg डिवाइड होगा, तो ये मेरा सही ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आप ढूंढो, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू Tm, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, पहला ही ऑप्शन है। बस सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। पेंडुलम का ये जो इक्वेशन है मास के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग और मास के लिए। अगर लेंथ वाला बॉब वाला क्वेश्चन है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन है, लेकिन जब आप मास ऐड करोगे बॉब में तो ऑब्वियसली वो लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा, इसलिए टी से टीएम हो गया, और लेंथ जो है वो पहले एल था वो अब एल प्लस डेल एल, जितना इंक्रीज हुआ मास ऐड करने की वजह से, दोनों को डिवाइड किया, यहाँ तक पहुंच गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, इसके जगह पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लाना है। तो इलास्टिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो वही तो चीज है। स्ट्रेस क्या है, अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था F अपॉन a, स्ट्रेन क्या था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो F अपॉन a, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है ये इधर, और F क्या है mg। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनता है जो मैंने यूज किया है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 रीड करता हूं मैं।
ऊपर क्वेश्चन नंबर 29 है, अ प्लेट ऑसिलेट्स विथ टाइम पीरियड टी, सडनली अनदर प्लेट पुट ऑन द फर्स्ट प्लेट देन द टाइम पीरियड। एक प्लेट है, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है, प्लेट है, पेंडुलम नहीं है, प्लेट है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, किसके साथ, टाइम पीरियड टी के साथ। उसके ऊपर एक और प्लेट डाल दिया, तो अब उसका टाइम पीरियड क्या होगा? देखो टाइम पीरियड की जब प्लेट की बात करता हूं, तो अभी आपने देखा ऑसिलेशन में प्लेट हो तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी लिखा था हमने। ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, प्लेट है ना, फिक्स तो नहीं है कि ग्रेविटी की वजह से, मास की वजह से उसका लेंथ बढ़ेगा। इसलिए यहां पे क्योंकि लेंथ चेंज होने वाला नहीं मास से, और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है यहाँ पे मास से, इसलिए जो टाइम पीरियड है दैट विल रिमेन सेम। मैं फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूं, अ प्लेट ऑसिलेट्स विद अ टाइम पीरियड टी। एक प्लेट है, ऑसिलेट कर रहा है, इसके ऊपर एक और प्लेट रख दिया। पहले जब ऑसिलेट कर रहा था तो टाइम पीरियड टी था, अब जब एक और प्लेट रख दिया तो किस स्पीड से, किस टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेगा? टाइम पीरियड क्या होएगा? चेंज होएगा, नहीं होएगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होएगा? तो बच्चा लोग याद रखो, टाइम पीरियड जो है ना वो इंडिपेंडेंट है मास से। जब प्लेट ऐड कर रहे हो तो आप मास ऐड कर रहे हो, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, therefore by adding plate time period will remain same। टाइम पीरियड चेंज नहीं होएगा, सेम रहेगा, ऐसे के ऐसे रहेगा जो पहले था, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29, सिंपल क्वेश्चन था, AIEEE 2002 में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। ये जो 30 है ये नीट में पूछा गया है, नीट 2018 में पूछा गया है, नीट 2018 में, लेकिन है बहुत सिंपल। देखो क्या है बच्चा लोग, क्वेश्चन ऊपर है, रीड करता हूं। अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक पेंडुलम को बहुत बड़ी बिल्डिंग के टॉप के रूफ में फिक्स किया गया है, हंग किया गया है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। तो एक्सेलरेशन जो है ना बॉब ऑफ द पेंडुलम का, वो दिया एक्सेलरेशन ए होता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन। डिस्टेंस बोला तो क्या हो गया, एक्स दे दिया है, 5 मीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी कितना है ये पूछा। ये कौन से साल का पेपर का, ये नीट 2018। वेरी सिंपल, आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां से, ए बाय एक्स। ए इज 20, दिस इज 5, 5 1 जा 5 4 जा, ओमेगा स्क्वायर इज 4 रेडियन पर सेकेंड, omega will be root 4, that is 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा मिल गया, लेकिन आपको टाइम पीरियड पूछा है, तो रिलेशन आपके पास है, therefore 2 pi upon t is equal to ओमेगा, 2 pi upon t is equal to 2, तो t will be ऊपर जाएगा 2 pi upon 2, 2 कट जाएगा, it will be pi सेकेंड। तो क्या आपके पास ऑप्शन है पाई सेकेंड? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2। देख लो फिर से, एक्सेलरेशन दिया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस दिया है, टाइम पीरियड पूछा। एक्सेलरेशन का सिंपल इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ए बाय एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी क्या हो जाएगा पाई सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। What is the question? Please read it. A mass M attached to the horizontal spring executes
a simple harmonic motion with amplitude A. When the mass m passes through its mean position, then a smaller mass m is placed over it, and both of them move together with amplitude A2. The ratio of A1 by A2. ओके, क्वेश्चन सामने है. सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं. एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है, उसको मास m अटैच किया. तो जब उसको मास m अटैच किया, ठीक है, तो वो कितने एम्पलीट्यूड के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है? एसएचएम A1 के साथ. जब ये मास m अपने मीन पोजीशन पे आ रहा है, तब उसके ऊपर एक और मास ऐड किया, ठीक है, और फिर दोनों के दोनों अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, तो कितना एम्पलीट्यूड परफॉर्म कर रही है? A2. तो रेशियो ऑफ A1 बाय A2 क्या है? तो सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन पे लीनियर मोशन हो रहा है, तो यहां पे हम लोग जो है ना लीनियर मोशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे, जो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 31 बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर या एवरीवेयर मोमेंटम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. मोमेंटम कैसे दिया जाता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो पहले केस में m1 v1 शुड बी इक्वल टू m2 v2. अब फर्स्ट केस की बात करो तो मास m है, ठीक है, और किधर की बात हो रही है? जब वो मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, तो v मैक्स. सेकेंड केस में क्या कर दिया? मास m ऑलरेडी था, एक और मास छोटा m ऐड किया ना मीन पोजीशन पे, अब नई वेलोसिटी बनी v न्यू, ठीक है. अच्छा, v मैक्स, हाउ वी गिव v मैक्स? मैक्सिमम वेलोसिटी अपने को पता है, कैसे दिया जाता है? ओमेगा इंटू ए दिया जाता है, तो ओमेगा 1 A1. v न्यू क्या होगा? सेकेंड पोजीशन है, ओमेगा 2 और उसका एम्पलीट्यूड A2. तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 becomes m as it is, v max के बदले ओमेगा 1 A1. Here it will be m plus m, v new will be now omega 2 A2. सही है. Now what will be omega? ओमेगा जो होता है क्या होता है? ओमेगा क्या होता है बच्चा लोग? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम होता है, ठीक है. तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगा? स्प्रिंग तो सेम है ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट विल रिमेन सेम बट मास विल बी m. ओमेगा 2 क्या हो जाएगा? स्प्रिंग सेम बट मास 2 क्या हो जाएगा? m प्लस m. तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? m एज इट इज ओमेगा 1 के बदले स्क्वायर रूट ऑफ k बाय अंडर रूट m A1, m प्लस m एज इट इज ओमेगा 2 के बदले k अंडर रूट ऑफ m प्लस m इंटू A2. नाउ k कट जाएगा बच्चा लोग, ये m अपॉन रूट m कुड बी रिटन एज रूट m इंटू A1, क्योंकि m को हम लोग रूट m लिखेंगे, एक रूट m कट जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे m प्लस m अपॉन रूट m प्लस m क्या हो जाएगा? रूट m प्लस m इंटू A2. मुझे A1 बाय A2 का रिलेशन चाहिए, तो ये यहाँ पे आएगा और ये उधर जाएगा. So A1 by A2 will become root m plus m upon m. इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A1 by A2 is equal to m plus m upon m raised to half. So ये मेरा क्वेश्चन, देख लो एक बार सही से. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. A body attached to the lower end of a vertical spring oscillates with a time period 1 second. The time period when two such springs are connected one below the another is approximately. एक स्प्रिंग है जिसके लोअर एंड पे एक बॉडी अटैच किया गया है, ठीक है, तो वो ऑसिलेट कर रहा है टाइम पीरियड t के साथ. अब अगर ऐसे दो स्प्रिंग एक के नीचे एक अटैच किए जाए उसी बॉडी पे, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होगा ये पूछा गया. तो आपको पता है बच्चा लोग टाइम पीरियड जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 32, टाइम पीरियड जो है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k होता है. मान लो एक स्प्रिंग है तो दिस इज केस 1, लेकिन जब सेकेंड केस की बात कर रहे हैं तो सेम स्प्रिंग कनेक्ट किया है. सेम स्प्रिंग में अब प्रॉब्लम क्या होने वाला है, एक के नीचे एक कनेक्ट किया है तो मास तो उतना ही है ना, बॉडी तो उतनी लोअर एंड पे आ रही है, तो मास विल रिमेन सेम, ठीक है.
देन स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी वही है तो वो भी सेम होगा। या फिर इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि दो स्प्रिंग है तो अब मास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दो सेटअप है, टाइम पीरियड इतना, मास डबल हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा, सो इट विल गेट कैंसल एंड अल्टीमेटली वी विल लेफ्ट विद अगेन सेम थिंग एज m अपॉन k। तो मतलब तुम ऐसे पकड़ो कान या सीधा पकड़ो, बात वही है कि अगर एक स्प्रिंग है उसको टाइम पीरियड 1 सेकेंड लग रहा है तो उस तरीके से एक और आइडेंटिकल स्प्रिंग कनेक्ट कर दो, एक के नीचे एक, और फिर उसको मास कनेक्ट कर दो, तो दोनों मिलके भी तो मास उतना ही लेने वाले हैं, ठीक है, और बाद में भी मास उतना ही आने वाला है। तो अल्टीमेटली मास विल डबल एंड स्प्रिंग स्टिफनेस विल डबल। तो ये अल्टीमेटली किसको इक्वल हो रहा है, टी को इक्वल हो रहा है। तो अगर पहले को 1 सेकेंड लग रहा है तो दूसरे को कितना सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टोटल टाइम विल नाउ बिकम 1 + 1 विच इज 2 सेकेंड। पहले ऑलरेडी 1 लग रहा था, अब नए सेटअप के लिए एक और लगेगा, तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगेगा ऑसिलेशन का भी 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है डी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। Two springs of force constant K and 2K are connected to a mass as shown below। देखो डायग्राम देखो, ये पहली स्प्रिंग है, फिर इधर मास कनेक्ट किया, फिर ये दूसरी स्प्रिंग है, फिर इधर मास कनेक्ट किया। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, इसका कांस्टेंट 2K। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास इज, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है। तो अपने को पता है टाइम पीरियड जो होता है 2π√m अपॉन k होता है, राइट। ये टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी n विल बी इसका रेसिप्रोकल, तो 1/2π√k/m हो जाएगा, k ऊपर जाएगा m नीचे आएगा। नाउ ये दो स्प्रिंग ऐसी कनेक्टेड है तो k इक्विवेलेंट होगा। व्हेन द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड विद मास इन बिटवीन दे आर टर्म्ड एज पैरेलल। ये स्प्रिंग क्या है, पैरेलल में। फॉर पैरेलल स्प्रिंग जो इक्विवेलेंट होता है Kp, वो होता है एडिशन K1 + K2। तो यहाँ पे K1 के बदले K है और K2 के बदले 2K है, तो Kp कितना हो गया, K इक्विवेलेंट 3K हो गया। तो यही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, 1/2π√3k/m। दिस इज माय अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये कहाँ दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। समझ लो, टाइम पीरियड का इक्वेशन आपको पता है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी होगा। बस एक से ज्यादा स्प्रिंग है तो ये स्प्रिंग कैसे कनेक्टेड है, इन बिटवीन मास है, इसलिए स्प्रिंग क्या है, पैरेलल में। पैरेलल इक्विवेलेंट कैसे दिया जाता है स्प्रिंग का, बाय सिंपल एडिशन। ऐड किया तो पहला K था, दूसरा 2K था, K + 2K विल बिकम 3K, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डाल दिया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। The frequency of the spring shown in the figure will be, okay। अब ये पैरेलल कनेक्शन था, अब आपको 34 में जो दिया है वो सीरीज कनेक्शन है। तरीका वही है, बस सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है वो देखने का, पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या था वो तो हमने देख लिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। अब दो स्प्रिंग है, ये पहला, ये दूसरा, और यहाँ पे मास m। पहले के लिए कांस्टेंट K1 है, दूसरे के लिए कांस्टेंट K2। टाइम पीरियड फिर से मुझे पता है, वही इक्वेशन लिखूंगा 2π√m/k। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/2π√k/m। बट दो स्प्रिंग है इसलिए K इक्विवेलेंट। दिस आर सीरीज फॉर स्प्रिंग्स इन सीरीज। Ks या K इक्विवेलेंट जो होता है वो दिया जाता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 + 1/k2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन सम, जैसे रजिस्टर को सॉल्व करते हैं ना पैरेलल में, उस तरीके से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चा लोग, n विल बी 1/2π√, सही है, K इक्विवेलेंट। व्हाट इज K इक्विवेलेंट, K1 K2 अपॉन K1 + K2, ठीक है, इनटू m। तो देखो आप लोग कहां दिख रहा है आपको इक्वेशन,
दिस इज ऑप्शन नंबर विच? डी। डी में है ना बच्चे लोग? ठीक है, कोई तकलीफ? अभी आपने देखा था उसका रेसिप्रोकली किया ना हमने। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। Now read the question number 35. A particle at the end of the spring executes simple harmonic motion with period t1, while the corresponding period for another spring is t2. If the period of oscillation with the two springs in series is capital T, then the relation will be what? बच्चा लोग, एक पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो पहले केस में उसका क्या है? पहले स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ उसका टाइम पीरियड t1 है, दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट t2 के साथ उसका टाइम पीरियड t2 है। अब ये दोनों स्प्रिंग को अगर हम सीरीज में लगा दे तो इनका टाइम पीरियड क्या है? कैपिटल टी है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन AIEEE 2004 में पूछा गया था। तो मैं फिर से बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर, दिस इज आवर 35। नाउ सी केस 1, टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड का इक्वेशन 2π m/k, तो k1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो t1 स्क्वायर विल बी 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k1, लेट इट बी इक्वेशन 1। केस 2 क्या है? ऐसा ही एक स्प्रिंग है जिसका टाइम पीरियड t2 है, तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k2 हो जाएगा। अगेन टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो t2 स्क्वायर विल बी 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k2 हो जाएगा। इक्वेशन now when springs are in series, जब स्प्रिंग सीरीज में होगा तो k इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन सम होता है ना, इस तरीके से होगा। तो अब जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? 2π m अपॉन k इक्विवेलेंट। हियर आई विल राइट 2π m, k इक्विवेलेंट की जगह पे k1 k2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, k1 प्लस k2। सही है। अब मैं इसको क्या करता हूं? विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये हट जाएगा ब्रैकेट m k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2। अब हम लोग इसको स्प्लिटिंग की टर्म करेंगे, पाई स्क्वायर m k1 के साथ है, 4 पाई स्क्वायर m k2 के साथ भी है, अपॉन k1 k2। नाउ t स्क्वायर स्प्लिट द डिनोमिनेटर, k1 k2 पाई स्क्वायर m k2 अपॉन k1 k2। यहां से k2 कटेगा, यहां से k1 कटेगा, तो अल्टीमेटली बचा क्या? 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k2, 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k1। अब थोड़ा ध्यान दो, 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k2 क्या है? t2 स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k1 क्या है? t1 स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को? ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है, टाइम पीरियड के ऊपर है, पेंडुलम का t1 लिया है पहला केस में, दूसरे केस में t2 दिया, दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट ये होगा, और फिर सिंप्लीफाई करके हमने सॉल्व कर दिया। देख लो, समझ लो, फिर से बोलो। t1 टाइम पीरियड ऑफ पहला पेंडुलम जहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, स्क्वायर के इक्वेशन बना। t2 टाइम पीरियड जब सेकंड केस है, स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, स्क्वायर के ये बना। अब ये दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीरीज में k इक्विवेलेंट कैसे दिया जाता है? प्रोडक्ट अपॉन सम। सही है, डाल दिया, फिर इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया, और फिर उसके जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 35 था, AIEEE 2004 में पूछ गया।